Hello student, I am Krishna Kumar, your science teacher and welcome to our channel Secret Science। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे जिसमें हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में ट्रांसक्रिप्शन। और आज के लेक्चर में हम तीन चीज़ को कवर करने वाले हैं, वो है जेनेटिक कोड, म्यूटेशन और लास्ट में आरएनए के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जेनेटिक कोड के बारे में। ठीक, जेनेटिक कोड का मतलब क्या होता है? जेनेटिक कोड का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर किसी भी फील्ड में चल जाए और कंप्यूटर में ही अगर किसी चीज़ को कोड करते हैं तो प्रोसेसिंग करने के बाद, रनिंग करने के बाद क्या होता है, वो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है या शो होता है। वैसे ही है हमारा जेनेटिक कोड बायो में भी। अगर हमारे बॉडी में कोई भी आरएनए का सीक्वेंस, अगर कोई भी आरएनए का सीक्वेंस कोड हो रहा है तो अगर वो बना, ट्रांसक्रिप्ट हुआ, तो वो आगे जा कर के आरएनए जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, आरएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, वो किसी न किसी अमाइनो एसिड्स को कोड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो जेनेटिक कोड का क्या होता है? प्रिंसिपल इज दैट the sequence of RNA, mRNA, nucleotide must code for amino acid in proteins। ठीक है, तो क्या मतलब हो गया? जेनेटिक कोड का प्रिंसिपल ही होता है, जेनेटिक कोड का मतलब है कि अगर एमआरएनए बन गया है, एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट हो गया है, तो एमआरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो किसी न किसी अमाइनो एसिड्स को कोड करेगा ही करेगा। मतलब कोई ना कोई प्रोटीन बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, इसका ये मतलब हो गया। अब बात कर लेते क्या, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट जेनेटिक कोड को लेकर के कि भाई कौन सा कोड जो, मतलब अगर कौन सा कोड आ जाता है, कोडोन आ जाएगा, तो कौन से प्रोटीन को या फिर कौन से अमाइनो एसिड्स को कोड करेगा, या फिर जो कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड में उसका सीक्वेंस क्या होता है, क्या वो डबल फॉर्मेट में होते हैं, ट्रिपल में होते हैं, ये सब। तो पहले आए थे गैमोसर। ठीक है, गैमोसर जो थे, फर्स्ट साइंटिस्ट थे गैमो। ठीक है, फर्स्ट साइंटिस्ट पहले थे गैमोसर। गैमोसर क्या बोले थे? गैमोसर बोले थे कि जो भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा उसके अंदर में जो कोडोन होता है, ठीक है, उसके अंदर में जो कोडोन होता है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? ट्रिपलेट के फॉर्म में। ठीक, तो कोडोन्स क्या होता है पहले बात कर लेते हैं। कोडोन्स क्या होता है? देखो, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हम लोग पढ़ रहे थे, अगर डीएनए होगा तो AGCT हो जाएगा, एडेनिन, गोनिन, साइटोसिन और थाइमिन हो जाएगा। उसके बाद अगर आरएनए होगा तो क्या होगा? AGCU हो जाएगा, थाइमिन की जगह पे यूरासिल या फिर 5-मिथाइल यूरासिल हो जाएगा। तो उसी न्यूक्लियोटाइड को अगर जैसे कि ये न्यूक्लियोटाइड GCA, कहने का मतलब है कि अगर तीन न्यूक्लियोटाइड को एक साथ लिखते हैं, तीन न्यूक्लियोटाइड को एक साथ लिखते हैं, उसको बोलते हैं कोडोन्स। ठीक है, या फिर इसका मतलब होता है इट इज the set of 3 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तीन न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है या फिर सेट होता है उसी को हम कोडोन्स बोलते हैं। ठीक, तो गैमोसर क्या बोले थे कि कोडोन्स जो होता है हमेशा ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है। कोडोन्स ऑलवेज प्रेजेंट इन अ ट्रिपलेट फॉर्म। ठीक है, तो क्या हो गया? ये सबसे बड़ा बात था कि कोडोन जो है वो ट्रिपलेट फॉर्म में होगा। मतलब जब भी कोडोन होगा किसी भी कोड चीज़ को कोड करने के लिए, अगर GUA होता है, GC होता है वेलिन के लिए, फिनाइल एलानाइन या फिर मेथियोनिन के लिए, तो उस चीज़ को अगर कोई कोड करेगा तो वहाँ पे आरएनए का, mRNA का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो होगा वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होगा। ये पहला बात था। उसके बाद दूसरा बात क्या था कि जब भी कोडोन्स कोड करेगा तो वो ट्रिपलेट के फॉर्म में तो करेगा ही करेगा, बाकी जो वहाँ पे प्रेजेंट होता है कोडोन्स, वो हर कोडोन्स नियरली यूनिवर्सल होता है। हर कोडोन नियरली यूनिवर्सल होता है। नियरली यूनिवर्सल का मतलब क्या? नियरली यूनिवर्सल का मतलब है कि अगर
अगर AUG ह्यूमन बींग्स में, अगर AUG ह्यूमन बींग्स में मेथियोनिन को कोड करता, अगर AUG मेथियोनिन को कोड करता है यूकैरियोट्स में या फिर ह्यूमन बींग्स में, तो वही AUG बैक्टीरिया में अगर प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया में भी वो AUG मेथियोनिन को ही कोड करेगा। ठीक है, तो पहला बात क्या हो गया था कि कोडोन्स ट्रिपलेट में फॉर्म होता है, दूसरा नियरली यूनिवर्सल, और तीसरा बात क्या हुआ था, तीसरा बात हुआ था कि चार जो हमारे यूनिवर्स में टोटल अमाइनो एसिड्स कितने हैं, टोटल 20 अमाइनो एसिड्स है। हाँ, अभी सिंथेटिक 2 अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस हुआ है, बना है, लेकिन 20 उस वक्त 20 अमाइनो एसिड था। तो 20 अमाइनो एसिड्स को बनाने के लिए, कोड करने के लिए 64 कोडोन्स का जरूरी होता है। उनका ये स्टेटमेंट था क्या, 20 अमाइनो एसिड्स इज रिक्वायर्ड फॉर कोडिंग 20 अमाइनो एसिड नहीं, 20 अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय ओनली 64 कोडोन्स। ठीक है, 64 कोडोन्स जो है वो मिल करके इस 20 अमाइनो एसिड्स को, मतलब पूरे यूनिवर्स में जो 20 अमाइनो एसिड्स है, इस 20 अमाइनो एसिड को सिर्फ और सिर्फ ये 64 कोडोन्स ही कोड कर रहा है। ठीक है, अब इसी के बात को लेकर के आगे फर्दर जाता है, जेनेटिक कोड का क्या होता है, मॉडल बनता है, जेनेटिक कोड का मॉडल तैयार होता है। और उसमें क्या होता है, देखो इसको रब करते हैं। ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं जेनेटिक कोड के फीचर्स के बारे में। ठीक है, पहला फीचर देखो, पहला फीचर क्या था, पहला फीचर जो गेमो सर बोले हुए थे वही था क्या, कि कोडोन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ट्रिपलेट फॉर्म, ठीक है, उनका वो पहला फीचर था कि कोडोन्स आर प्रेजेंट इन ट्रिपलेट फॉर्म। ठीक है, कोडोन्स आर, ये तो हर साइंटिस्ट मानने को तैयार था कि कोडोन्स जो है वो ट्रिपलेट फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा, लेकिन क्या 20 अमाइनो एसिड्स के लिए 64 कोडोन्स का जरूरी होगा या, ठीक है, तो उसके लिए आगे यहाँ पे जो हम लोग पढ़े कोडोन्स आर प्रेजेंट इन ट्रिपलेट फॉर्म, और दूसरा या इसी का सब हो जाता है क्या, कि 20 अमाइनो एसिड्स आर कोड बाय 64 कोडोन्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये 64 कोडोन्स है, यहाँ पे 20 अभी जब फीचर बन रहा था तो ये बोला गया 20 अमाइनो एसिड जो है, 20 अमाइनो एसिड 64 कोडोन से कोड किया जाता है। लेकिन आगे हम ठीक इसके बस थोड़ा से आगे चलेंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन, उसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा कि 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करने के लिए कितना कोडोन्स लगता है। ठीक है, अभी हम फीचर्स पढ़ रहे हैं जेनेटिक कोड का, तो पहला फीचर क्या हो गया कि कोडोन्स जो है वो ट्रिपलेट फॉर्म में होता है, 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करने के लिए 64 अमाइनो कोडोन्स का जरूरी होता है। ठीक, दूसरा इसका फीचर क्या हो जाएगा जेनेटिक कोड का, इट इज अ नियरली यूनिवर्सल। नियरली यूनिवर्सल का मतलब समझा दिया मैंने कि अगर कोई भी कोडोन्स जैसे कि यू है, अगर ग्लूटामेट बना रहा है, अगर यूकैरियोट्स में ग्लूटामेट बना रहा है, तो वो चाहे फंगी हो जाए या फिर बैक्टीरिया हो जाए, वो वहाँ पर भी ग्लूटामेट को ही परफॉर्म करेगा, ग्लूटामेट को ही कोडोन करेगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सेम कोडोन कोड्स फॉर सेम अमाइनो एसिड। ठीक, whether it is in human eukaryotes and prokaryotes। ठीक है, तो दूसरा फीचर क्या हो गया नियरली यूनिवर्सल। तीसरा फीचर इसका क्या होता है डीजेनेरेटिव। डीजेनेरेटिव का मतलब क्या होता है, देखो डीजेनरेट जो होता है ना, डीजेनरेट से क्या होता है कि एक
एक जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक कोडोन्स अगर कहते हैं कि एक कोडोन्स अगर एक ही अमाइनो एसिड्स को कोड करता है लेकिन जेनेटिक कोड में नहीं होता। जेनेटिक कोड में क्या होता है, अभी क्या पढ़ा, अभी डीजेनरेटिव। डीजेनरेटिव का मतलब ही होता है कि एक अमाइनो को एसिड्स को कोड कर, कुछ कुछ ऐसे भी अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनको कोड करने के लिए एक से ज़्यादा कोडोन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे कि ल्यूसीन, ल्यूसीन जो है उसको कोड करने के लिए 6 कोडोन्स का जरूरी होता है, ठीक है। तो डीजेनरेटिव का मतलब क्या हो गया, डीजेनरेटिव का मतलब होता है सम अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन्स, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा ल्यूसीन, कितने, तो बाय 6 कोडोन्स, ठीक है, 6 कोडोन्स है। अब एक बात यहाँ पे है कि सर अगर एक कोडोन्स एक अमाइनो एसिड्स को कोड कर रहा है तो सही है, ज़्यादा कोडोन्स लगेगा भी नहीं। लेकिन अगर एक ही अमाइनो एसिड्स को कोड करने के लिए 6 चला जाए तो 2 कोडोन्स चला जाए, फिर 4 कोडोन्स चल जाएगा, तो इसका एडवांटेज क्या हो जाएगा, तो इसका बहुत ही यूजफुल एडवांटेजेस है। पहला एडवांटेज क्या हो जाएगा, देखो एडवांटेज क्या होता है, डीजेनरेटिव का एडवांटेज होता है कि वो म्यूटेशन को रिड्यूस करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। म्यूटेशन जो होता है, म्यूटेशन क्या होता है आगे इसी लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। म्यूटेशन का मतलब अभी समझ लो कि रैंडमली चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अगर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रैंडमली चेंज हो जाता है वो म्यूटेशन होता है। लेकिन अगर डीजेनरेटिव नेचर होता है जेनेटिक कोड का, इसी के कारण क्या होता है, ये म्यूटेशन के रेट को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। इट रिड्यूसेस म्यूटेशन। और दूसरा क्या हो जाएगा, इसका दूसरा एडवांटेज हो जाता है कि अगर जेनेटिक कोड जीन डीजेनरेटिव होता है, इसके कारण जो नंबर ऑफ टीआरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए, वो भी बहुत कम होता है, ठीक है, रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस इन नंबर ऑफ टीआरएनए, ठीक, टीआरएनए। तो टीआरएनए रिड्यूस हो जाएगा और म्यूटेशन भी रिड्यूस हो जाएगा, लेस अमाउंट ऑफ आरएनए लगेगा और म्यूटेशन का भी रिड्यूस हो जाएगा। तो पहला फीचर क्या था कि कोडोन्स ट्रिपलेट फॉर्म में होता है और 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करने के लिए 64 कोडोन्स लगते हैं, ठीक। उसके बाद जो जेनेटिक कोड होता है वो नियरली यूनिवर्सल होता है। मतलब नियरली यूनिवर्सल का मतलब अगर कोई भी कोडोन ह्यूमन बॉडी में मिथाइल एलानाइन को कोड कर रहा है तो वो प्रोकैरियोट्स में भी मिथाइल एलानाइन को ही कोड करेगा। उसके बाद तीसरा इसका फीचर होता है कि ये डीजेनरेटिव इन नेचर होता है। जेनेटिक कोड डीजेनरेटिव इन नेचर का मतलब क्या कि कोई ऐसे भी अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसको कोड करने के लिए एक से ज़्यादा कोडोन्स का लग जाता है। जैसे कि एग्जांपल ल्यूसीन को कोड करने के लिए 6 कोडोन्स का जरूरी होता है। डीजेनरेटिव का एडवांटेजेस होता है क्या कि पहला तो ये म्यूटेशन को रिड्यूस कर देता है और दूसरा टीआरएनए जो होता है उसका नंबर है उसको भी रिड्यूस कर देता है, जिसके कारण बहुत ही हेल्प मिलता है हमको कोड करने के लिए, ठीक है। अगला जो फीचर्स अगले पन्ने पे देखते हैं, ठीक। तो अब डीजेनरेटिव के बाद हम लोग 4th फीचर पढ़ने वाले हैं। 4th फीचर क्या होता है कि जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक, जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक, इट इज स्पेसिफिक एंड नॉन एम्बिगस। इट इज स्पेसिफिक एंड नॉन एम्बिगस, ठीक है। तो 4th फीचर क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक और एम्बिगियस। स्पेसिफिक और एम्बिगियस का मतलब क्या है, स्पेसिफिक जैसे देखो कि अगर हम एक कोडोन्स ले लेते हैं GCA, ठीक, यहाँ ले लेते हैं mRNA, ये 5', ठीक, GCA, CCA, GGA, ठीक। तो अगर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे GCA 3', अगर यहाँ पे सपोज दैट अगर GCA अगर अमाइनो एसिड A को कोड करेगा, अगर GCA अमाइनो एसिड A को कोड करेगा तो यहाँ जो GCA प्रेजेंट है
यहाँ पे भी ए अमाइनो एसिड को ही कोड करेगा। ये स्पेसिफिक और एम्बिगस का मैनर, एम्बिगस मैनर का मतलब यही होता है कि अगर यहाँ पे GCA बनाएगा अमाइनो एसिड्स तो यहाँ पे भी GCA ही बनाएगा। ठीक है। पांचवा फीचर क्या होता है इसका? पांचवा फीचर होता है इट इज रीड इन कंटिन्यूअस मैनर, NUOUS कंटिन्यूअस मैनर। ठीक है। इसका कोई मैनर नहीं होता, इसको कंटिन्यूअस मैनर में पढ़ते हैं, इसीलिए इसको मतलब इसको बोला जाए दैट इज बोल सकते हैं कि ये कॉमालेस होता है। ठीक है, कॉमालेस होता है, इसका कोई भी पंक्चुअलिटी नहीं होता है। कॉमालेस का मतलब क्या होता है? अब जैसे कि एग्जांपल है, यहीं पे देख लो, यहीं पे अगर एग्जांपल है, अगर इसको हम पढ़ने के लिए बोला जाए तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? GC, जैक, सैक, ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? GCA, CCA, GGA। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो चीज लिखा हुआ है वो कंटिन्यूअस मैनर में पढ़ते जा रहे हैं, कोई कॉमा नहीं, कोई कॉमा या फिर कोई उसका पंक्चुअलिटी नहीं हो रहा है। मतलब GCA तो इसका नहीं, GCA का मतलब जैक पढ़ रहे हैं, ये नहीं। GCA है तो GCA मतलब जो जेनेटिक कोड का जो एक और प्रॉपर्टी है, क्या फीचर होता है, वो कंटिन्यूअस मैनर में उसको पढ़ते हैं। ठीक है, उसका जो कोडोन्स है उसको कंटिन्यूअस मैनर में पढ़ते हैं, इसलिए उसको कॉमालेस भी बोलते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी होता है 6 प्रॉपर्टी कि जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, जेनेटिक कोड जो होता है बेसिकली नॉन ओवरलैपिंग होता है। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब है क्या? जैसे देखो, नॉन ओवरलैपिंग में क्या होगा, सपोज दैट यहाँ पे हम एक mRNA का सीक्वेंस ले लेते हैं, mRNA का, सपोज AUG, GAG, CCC, GUA। ठीक है, यहाँ ये mRNA का हमारा एक सीक्वेंस हो गया। तो ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे ये है तो इसके बाद क्या, अगर बोला जाए कि इसका कोडोन अगर एंटी कोडोन लिखने तो क्या करेंगे? AUG है तो इसका A का T, U का C, G का U का A और G का C लिखेंगे। यहाँ पे A का U लिखेंगे, U का A लिखेंगे, G का C लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही करेंगे, फिर उसके बाद फर्दर आगे चेंज कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ नॉन ओवरलैपिंग हुआ। लेकिन कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जहाँ पे जेनेटिक कोड ओवरलैपिंग दिखाता है। ओवरलैपिंग दिखाता है मतलब क्या कहने का है? ओवरलैपिंग दिखाता है कि अगर हम ये बात करें वो AUG का, ठीक है, तो AUG के बाद अगर हम लिखना शुरू करेंगे तो AUG तो लिख दिए, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा G पे, और G के बाद जहाँ ट्रिपलेट बनेगा उस पर रोक देंगे तो UGG हो जाएगा। इसका क्या बन जाएगा? UGG। ठीक है, उसके बाद G पे आएंगे, GGA। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ ऐसे वायरसेस है जिसमें क्या हो रहा है, हमको जेनेटिक कोड ओवरलैपिंग आता है। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है कि ओवरलैपिंग अगर सपोज दैट कि अगर जेनेटिक कोड आ जाए तो वहाँ पे अमाइनो एसिड्स होगा कितना? ठीक है, अमाइनो एसिड्स या फिर न्यूक्लियोटाइड्स होगा कितना? अगर क्वेश्चन ये आ जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम न्यूक्लियोटाइड को काउंट करेंगे। कैसे? तो देखो यहाँ पे आ रहा है 1, इसको काउंट नहीं करना। अगर वायरसेस का ही क्वेश्चन आ रहा है तो हम मेन को काउंट करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया। ठीक, 9 आया। अब 9 उसका फॉर्मूला होता है कि जब हमें ओवरलैपिंग का क्वेश्चन आ जाए, जब कि ओवरलैप कर रहा है जेनेटिक कोड और बोला जाए कि न्यूक्लियोटाइड अगर यहाँ पे इतना है तो कितने अमाइनो एसिड्स बनेगा, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे जितना न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है इसको गिन लेंगे। यहाँ पे 9 है, उसमें से 2 को घटा देंगे। ठीक है, n-2 मतलब न्यूक्लियोटाइड, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज 9, उसमें से 2 घटा देंगे 7। तो जब इसको तुम निकालोगे ऐसे बना करके, जैसे फर्दर हम बना रहे हैं, ठीक है, वैसे आगे बनाते करके देखोगे तो वहाँ पे 7 अमाइनो एसिड्स बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतने न्यूक्लियोटाइड से 9 से 7 अमाइनो एसिड्स बन जाएगा। तो जेनेटिक कोड, ठीक है, मतलब क्या कि हम लोग में जेनेटिक कोड ओवरलैप नहीं करता, ऐसे UG के बाद GAG लिख सकते हैं। लेकिन जो वायरसेस होते हैं, पूरा सारा वायरसेस नहीं, कुछ वायरसेस जो कि ओवरलैपिंग दिखाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा जेनेटिक कोड के बारे में जो फीचर्स था, ये पूरा पढ़ लेंगे। अब ध्यान दो, अब जो हम लोग पहला वाला टर्म पर रहते, गैमो सर भी बोले थे कि
20 अमाइनो एसिड्स को कोड करने के लिए 64 कोडोन्स लगता है। 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करने के लिए 64 कोडोन्स का लगता है। तो क्या सच में ऐसा होता है? चलो हम देखते हैं, बताते हैं क्या होता है कैसे। ठीक, तो देखो अब तो हम लोग यहाँ पे जेनेटिक कोड का पूरा फीचर भी पढ़ लिए, लेकिन 2 चीज़ पढ़ना बहुत ही जरूरी है और बाकी है। वो है पहला हमारा स्टार्ट कोडोन, ठीक है, और दूसरा है हमारा स्टॉप कोडोन। ये स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन क्या होता है? देखो स्टार्ट कोडोन का बारे में बात करते हैं। स्टार्ट कोडोन क्या होता है? स्टार्ट कोडोन वो कोडोन है, अगर देखो हम लोग ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ रहे थे, क्या हो रहा था ट्रांसक्रिप्शन में? ट्रांसक्रिप्शन कहीं से भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। कहाँ से हो रहा था? ओरा साइट से। मतलब जहाँ पे ओरा साइट है वहीं से ट्रांसक्रिप्शन में स्टार्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा। सेम एयर यहाँ भी होता है। प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है? यहाँ से ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। कोडोन्स तो ये भाई प्रोटीन सिंथेसिस करवाने में हेल्प करवाता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी कोडोन होगा वो क्या होता है? स्टार्ट कोडोन स्टॉप कोडोन में आता है। स्टार्ट कोडोन में क्या होगा? वो कोडोन जहां से ट्रांसलेशन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस बिगिन होता है उसको बोलते हैं स्टॉप कोडोन, ठीक है। वो कोडोन जहां से प्रोटीन सिंथेसिस या फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है उस कोडोन को हम लोग बोलते हैं स्टॉप कोडोन, ठीक है। अब हमारे बॉडी में ह्यूमन बींग्स ना बोलो, यूकैरियोट्स बोलो। यूकैरियोट्स जो है वहां पर बोलते हैं हम लोग एयूजी, जिसका नाम है मिथियोनिन, ठीक है। मिथियोनिन वो कोडोन है। एयूजी को हम मिथियोनिन बोलते हैं। वो कोडोन मिथियोनिन को वो कोड करता है, प्रोटीन को कोड करता है। अमीनो एसिड्स को एयूजी जो है वो कोडोन है जो कि मिथियोनिन को अमीनो एसिड्स को कोड करता है, ठीक है। अब यूकैरियोट्स में क्या होता है? एयूजी स्टार्ट कोडोन होता है, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स में भी क्या होगा? प्रोकैरियोट्स में भी एयूजी स्टार्ट कोडोन होगा। लेकिन एक चीज का अंतर देखो, क्वेश्चन आ सकता है मिथियोनिन और फॉर्माइल मिथियोनिन क्या होता है? कुछ नहीं होता। एयूजी जैसे मिथियोनिन हमारे यूकैरियोट्स में होते हैं, तो एयूजी वहां भी उनके लिए भी प्रोकैरियोट्स में भी स्टार्ट कोडोन एयूजी ही होगा, लेकिन वहां एयूजी को फॉर्माइल मिथियोनिन बोलते हैं और यूकैरियोट्स में मिथियोनिन बोलते हैं। तो स्टार्ट कोडोन का मतलब हो गया, स्टार्ट कोडोन का मतलब हो गया तो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट फ्रॉम एयूजी लिख देते हैं, ठीक है। एयूजी क्या हो जाएगा? मिथियोनिन को कोड करेगा, मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करेगा, तो ये एयूजी हो गया, ठीक है। इसका अगर यूकैरियोट्स में बात करें, यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स में इसका नाम तो मिथियोनिन ही होगा और इसको एयूजी ही कोड करेगा, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में, लेकिन का मतलब क्या? लेकिन का मतलब ये कि कोड एयूजी ही करेगा, लेकिन इसका मिथियोनिन नाम से चेंज होकर के इसका नाम हो जाएगा फॉर्माइल मिथियोनिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा स्टार्ट कोडोन के बारे में। स्टार्ट कोडोन कितना हुआ? सिर्फ और सिर्फ एक है, एयूजी। अब चलते स्टॉप कोडोन को लेकर के, लेकिन चलने से पहले 1 मिनट रुका जाए कि सर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसका तो अपना डीएनए होता है, वो रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन सब अपने मर्जी से करता है, उसको बॉडी से कोई मतलब नहीं। तो क्या उसके लिए भी यही होता है? नहीं, उसके लिए ग्लूटामेट होता है, जीयूजी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एयूजी स्टार्ट कोडोन नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए स्टार्ट कोडोन क्या हो जाएगा? जीयूजी, ठीक है। नोट फॉर माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट कोडोन इज जीयूजी। क्या हो जाएगा? फिनाइल एलानिन, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा कोडोन के लिए जीयूजी फिनाइल एलानिन
उसके बाद ये हो गया। अब स्टॉप कोडॉन के बारे में बात करते हैं। स्टॉप कोडॉन क्या होगा? सिंपल है, स्टॉप कोडॉन का मतलब है कि वो कोडॉन जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को टर्मिनेट कर दे, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस को खत्म कर दे, ट्रांसलेशन प्रोसेस को खत्म कर दे, उसी को बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। ठीक है, द कोडॉन दैट टर्मिनेट्स प्रोटीन सिंथेसिस, ये क्या करता है? स्टॉप कोडॉन प्रोटीन सिंथेसिस को टर्मिनेट कर देता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 स्टॉप कोडॉन होता है। कितना? 3 स्टॉप कोडॉन होता है। कौन कौन सा? एक होता है UAA, एक होता है UAG और एक होता है UGA। ठीक है, इसका नाम कुछ एम्बर, ये इसका रियल नेम नहीं है, इसके नाम पे है एम्बर, ओपाल और ओकर। ठीक है, इसका ये ऐसे नाम कहीं कहीं पे ऐसे नाम भी चलता है। ठीक है, तो UAA, UAG और UGA ये स्टॉप कोडॉन हुआ। ठीक, तो अब बताओ, अब देखो अब क्या हो जाएगा। अब 20 अमाइनो एसिड्स को कोड सच में करता है 64 कोडॉन्स। तो देखो, अगर 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करेगा 64 कोडॉन्स, तो यहाँ पे 64 कोडॉन्स, टोटल 64 कोडॉन्स में से तो 3 हमारा स्टॉप कोडॉन होता है। 3 जो है हमारा स्टॉप कोडॉन होता है, मतलब यहाँ पर आके तो प्रोटीन सिंथेसिस रुक ही जाएगा। तो फिर ये 64 कैसे हुआ 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करने के लिए? देखो, स्टॉप कोडॉन का मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस खत्म कर देने वाला। मतलब क्या कि ये किसी भी अमाइनो एसिड्स को कोड नहीं करता, it doesn't code any amino acids, ये किसी भी अमाइनो एसिड्स को कोड नहीं करता है, इसीलिए टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, UAA, UAG और UGA याद रखना है क्या है? स्टॉप कोडॉन है। और मिथ्योनिन AUG जो है हमारा स्टार्ट कोडॉन है। तो यहाँ से पढ़ लिया। तो अब याद रखना कि 20 अमाइनो एसिड्स को कौन कोड करेगा? कितना कोडॉन कोड करेगा? तो 61 कोडॉन कोड करेगा। ठीक है, 61 कोडॉन जो है वो 20 अमाइनो एसिड्स को करेगा। तो अब हमारा जेनेटिक कोड का यहाँ से लेक्चर खत्म हो गया। अब हम लोग म्यूटेशन को स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है म्यूटेशन को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा उसका थियरी पढ़ना है हमको, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो BT में पढ़ना, बायोटेक्नोलॉजी में अच्छे से पढ़ना। तो म्यूटेशन को जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, अगले पढ़ने पे। ठीक, तो अब हमारा है बात म्यूटेशन को लेकर के। म्यूटेशन के बारे में बताते हैं। देखो, म्यूटेशन जो है इसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किए थे, ये डिस्कवर्ड बाय ह्यूगो डी वेरिस। ह्यूगो डी वेरिस सर थे, ह्यूगो डी वेरिस सर ये म्यूटेशन को डिस्कवर्ड किए थे। ठीक है, इसमें देखो म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, इसका पहले डेफिनेशन समझ लो। म्यूटेशन का मतलब होता है हमारा जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, हमारा जो न्यूक्लियोटाइड, वेदर वो DNA हो या फिर RNA हो, मतलब किसी में भी, ये म्यूटेशन किसी में भी हो सकता है, प्लांट में भी, एनिमल में भी, फंगी में भी, इवन बैक्टीरिया में भी हो सकता है। ठीक है, तो DNA का सीक्वेंस या फिर RNA का सीक्वेंस, उसमें अगर सडन चेंजेस आ जाए, मतलब रेंडमली तुरंत में चेंजेस आ जाना, ठीक है, उस प्रोसेस उसमें उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ इसका डेफिनेशन, सडन चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ DNA और RNA इज कॉल्ड म्यूटेशन। इसको म्यूटेशन बोल देते हैं। ठीक, अब म्यूटेशन जो होता है, देखो म्यूटेशन जो होता है वो 2 तरह का होता है। ठीक, ये म्यूटेशन 2 तरह का होता है। म्यूटेशन 2 तरह का, पहला कौन सा? एक होता है पॉइंट म्यूटेशन, और दूसरा उसको बोलते हैं हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन की बात करते हैं। पॉइंट म्यूटेशन जो है इसको हम जीन म्यूटेशन के भी नाम से जानते हैं, जीन
म्यूटेशन। ठीक है, जीन म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या? पॉइंट म्यूटेशन को कहीं कहीं पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन भी बोला जाता है। क्यों? इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि किसी भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को, कोई भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को या फिर न्यूक्लियोटाइड को, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को भी या फिर न्यूक्लियोटाइड को, ज़्यादातर न्यूक्लियोटाइड ही होता है, उसको किसी और न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस कर देना, हटाना नहीं या फिर इंसर्ट करना नहीं, उसको रिप्लेस कर देना, वो पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है, या फिर जीन म्यूटेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कहलाता है। ये हो गया। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब होता है वो म्यूटेशन जिसके बीच में, किसी भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बीच में, या तो हम किसी न्यूक्लियोटाइड को इंसर्ट कर दे या फिर वहां से डिलीट कर दे। ठीक है, इंसर्ट कर दे या फिर डिलीट कर दे, तो उसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या फिर जीबैरिस, इसको जीबैरिस म्यूटेशन भी बोलते हैं, जीबैरिस म्यूटेशन भी बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या हो रहा है? या तो हम डिलीट कर रहे हैं या फिर इंसर्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसको इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशन भी बोला जाता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को। ठीक है, तो पॉइंट म्यूटेशन देखो, पॉइंट म्यूटेशन में इसका दो तरीका होता है। एक होता है ट्रांसीजन और दूसरा होता है ट्रांसवर्स। तरीका दो होता है, ट्रांसीजन और ट्रांसवर्स। ट्रांसीजन में कैसे चेंजेस होगा? ट्रांसीजन में चेंजेस होगा कि या तो वो प्यूराइंस से प्यूराइंस में बदल जाए, ठीक, या फिर वो पायरीमिडीन से पायरीमिडीन में बदल जाए। इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, ट्रांजिशन में होगा या तो प्यूराइंस जो न्यूक्लियोटाइड अगर वहां पे, तो प्यूराइन का प्यूराइन में ही बदल जाए या पायरीमिडीन से पायरीमिडीन में ही बदल जाए। ठीक है, और दूसरा जो होता है ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन इसमें क्या होगा? इसमें होता है कि प्यूराइंस जो है, प्यूराइंस वो पायरीमिडीन्स में बदल जाए। ठीक, पायरीमिडीन्स में बदल जाता है। तो इसका दो तरीका होता है। अब देखो पॉइंट म्यूटेशन, अब यहां से हटाओ इसको। पॉइंट म्यूटेशन जो होता है ये तीन तरह का होता है। ठीक, पॉइंट म्यूटेशन तीन तरह का, कौन कौन सा? पहला जिसको हम साइलेंट फ्रेम पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं, दूसरा को मिस साइलेंस, ठीक है, दूसरा को मिस साइलेंस पॉइंट म्यूटेशन, और तीसरा को नॉनसेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन। ठीक, अब चेंज नहीं होगा। जैसे कि मान लो कि अगर ग्लूटामेट को कोड करने वाला कोई अगर GAG है या फिर GUG है, तो वहां पे अमाइनो एसिड चेंज नहीं होगा, लेकिन वहां पे उसको सेम चीज को कोड करने वाला, सेम अमाइनो एसिड्स को कोड करने वाला, मतलब ग्लूटामेट को ही कोड करने वाला दूसरा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? अमाइनो एसिड चेंज नहीं होगा। अगर सपोज दैट कि ग्लूटामेट है यहाँ पे, ठीक है, ग्लूटामेट प्रेजेंट है, तो ग्लूटामेट अमाइनो एसिड है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर उसको कोड कर रहा है GUG, तो उसके जगह पे GAG आ जाएगा। बल्कि कोड तो एक ही करता है, GUG और GOG क्या कर रहा है? दोनों ग्लूटामेट को ही कोड करता है। मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज होगा, लेकिन अमाइनो एसिड चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? अमाइनो एसिड डजंट चेंजेस। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद मिससेंस, दूसरा आता है मिससेंस। ठीक, मिससेंस, मिससेंस का मतलब क्या हुआ? मिससेंस पॉइंट म्यूटेशन वो म्यूटेशन होता है जहां पे अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है। यहाँ पे अमाइनो एसिड जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब वो कुछ भी हो जाएगा, मेथियोनिन से वैलिन में ही चेंज हो जाएगा, या फिर ग्लूटामेट से ही वैलिन में ही चेंज हो जाएगा। नॉनसेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन वो म्यूटेशन है जहाँ पे कोई भी चीज होता है नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इसको, ये म्यूटेट करता ही नहीं है। ठीक है, पायरी या तो प्यूराइन से पायरीमिडीन्स में कर देगा या फिर प्यूरिन से प्यूरिन्स में कर देगा, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखो ये क्या कर रहा है? अमाइनो एसिड को चेंज नहीं, अमाइनो एसिड को चेंज नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे कोडोन्स चेंज हो जाता है। मिस और साइलेंट में, मिस सेंस में क्या होता है? अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है। अमाइनो एसिड कब चेंज होगा? अमाइनो एसिड चेंज हो रहा है, इसका मतलब कोडोन भी चेंज हो रहा है, मतलब कोडोन चेंज हो जाएगा और अमाइनो एसिड ये भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। लेकिन नॉनसेंस म्यूटेशन में यहाँ पे कुछ नहीं होता है, नॉनसेंस म्यूटेशन में कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया।
अब एक चीज देख लो, ये म्यूटेशन जो होता है, म्यूटेशन कभी भी यूजफुल नहीं होता, वो हमेशा हार्म ही करता है, हार्मफुल होता है। ठीक है, तो म्यूटेशन हार्मफुल होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा यूजेस है जो कि है, जैसे कि अगर प्लांट में बात कर ले तो प्लांट में गामा रेज है, गामा रेज से हम ब्रीड करने, प्लांट को ब्रीड करने के लिए उसका म्यूटेशन का फायदा करते हैं। ठीक है, तो ये रहा पॉइंट म्यूटेशन के बारे में। अब बात आते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में। फ्रेम शिफ्ट वो क्या होता है, ठीक। तो अब दूसरे टाइप पे आ जाते हैं। म्यूटेशन का दूसरा टाइप क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, या फिर उसको जीवेरिस म्यूटेशन भी बोलते हैं। ठीक, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, इंसर्ट का काम या फिर डिलीशन का काम होता है। अगर जैसे अगर मान लो हम एक mRNA का सीक्वेंस ले लेते हैं, जैसे 5'AUGCCCGCAUAG, अगर हम ये एक mRNA का सीक्वेंस ले लिए, ठीक, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है कि कहीं पे भी सपोज दैट यहीं पे ही या तो किसी अगर न्यूक्लियोटाइड को अगर हम ऐड कर दे, सपोज दैट कि अगर साइटोसिन को सी को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AUC चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, इसके बाद ये 3 ट्रिपलेट बनेगा, GCC, ठीक उसके बाद ये ट्रिपलेट बनेगा इसका CGC, उसके बाद 1 2 3 AUG, और लास्ट में ये 3 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिलीशन इंसर्शन का काम क्या हुआ, हम क्या करते हैं, सिंपल सा लगाना है कि कोडोन्स हमेशा ट्रिपलेट फॉर्म में होता है, तो अगर इसके बीच में आ रहा तो AUC आ जाएगा, फिर C आ गया तो ट्रिपलेट तो ये हो गया, मतलब ये G जो है फिर आगे का 2 से लेकर के ट्रिपलेट बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ट्रिपलेट बन रहा है, हर का ट्रिपलेट ही बन रहा है कोडोन का, तो ये काम कर रहा है, हर किसी न किसी हर चीज कोडोन किसी न किसी अमाइनो एसिड्स को कोड कर रहा है। ठीक है, अच्छा रुको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे AUA होगा, G आ गया, यहाँ पे AUA हो जाएगा। ठीक है, तो हर कोडोन्स किसी न किसी को कोड करेगा, क्योंकि अमाइनो एसिड को, क्योंकि ये ट्रिपलेट फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पर देखो ये सिंगल है अब, लेकिन एक ही गुआनोसिन है, सिंगल है, ये किसी भी अमाइनो एसिड्स को कोड नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास कोई कोडिंग के लिए है ही नहीं। तो इसका मतलब देखो यहाँ से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो है वो गैमो सर का बोला हुआ बात कि कोडोन हमेशा ट्रिपलेट फॉर्म में होता है, उसके लिए भी ये एक एविडेंस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अगर वैसे ही डिलीशन हो जाएगा, जैसे सपोज दैट कि G को डिलीट कर देंगे, तो वैसे ही 3 का ट्रिपलेट बना करके हम बना लेंगे। ठीक है, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में ये हो गया। अब बहुत सारा इसमें होता है, जैसे कि थैलेसेमिया होता है और वायरस लिए। ठीक है, अब हम इसका बात कर लेते हैं म्यूटाजेंस के बारे में। ठीक, म्यूटाजेंस के बारे में बात कर लेते हैं। म्यूटाजेंस होता क्या, म्यूटाजेंस का मतलब होता है एजेंट्स काउजिंग म्यूटेशन। ठीक है, वो चीज जो कि म्यूटेशन को काउज करता है उसको बोलते हैं म्यूटाजेंस। पहला बात कर लेते हैं हम रेडिएशन को लेकर के। रेडिएशन क्या 2 तरह का होता है, पहला होता है आयोनाइजिंग। ठीक, तो आयोनाइजिंग में कौन कौन सा, एक होता है एक्सरे और दूसरा गामा रेज। एक्सरेज और गामा रेज क्या करता है, म्यूटेशन करवाता है। ठीक है, उसके बाद नॉन आयोनाइजिंग में बात करें, नॉन आयोनाइजिंग में तो यूवी रेज। ठीक है, इसके कारण साइटोसिन डीमर्स भी होता है, साइटोसिन थायमिन डीमर्स भी काउज होता है, एक बीमारी है। तो नॉन आयोनाइजिंग में यूवी रेज हो जाएगा, आयोनाइजिंग रेज में एक्सरे और वाई रेज। अगर देखो एक्सरे मतलब क्या है कि अगर एक ही अगर रह रहे अगर 1 घंटा भी 2 घंटा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंटिन्यूअसली डे बाय डे 4 घंटा 5 घंटा अगर हम एक्सरेज गामा रेज के अगर उसके इम्पैक्ट में रहते हैं तो उसके कारण हमारा न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस आता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन हमने 1 घंटा के रहा या फिर हमने प्रेस्क्रिप्शन पे एक्सरे करवाया तो उसके कारण न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो कंटिन्यूअसली 4 घंटे 5 घंटे डेली का रहने से होता है। ठीक, यह रेडिएशन हो गया। दूसरा बात करते हैं केमिकल्स के कारण। कौन कौन सा केमिकल्स है जिसके कारण म्यूटेशंस होता है। पहला है हमारा EMS क्या, इथाइल
मिथाइल सल्फोनेट, ठीक है, इथाइल मिथाइल सल्फोनेट। दूसरा नाइट्रस एसिड HNO2, नाइट्रस एसिड। उसके बाद तीसरा EDBR, इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक, तो कौन कौन सा केमिकल्स में EMS, इथाइल मिथाइल सल्फोनेट, HNO2, नाइट्रस एसिड और EDBR, इथिडियम ब्रोमाइड, ये केमिकल्स है जो कि म्यूटेशन करवाता है। रेडिएशंस हो गया, केमिकल्स हो गया। अब हम बात कर लेते हैं RNA के बारे में कि RNA थोड़ा सा, उसमें RNA का टाइप्स होता है। RNA के बारे में तो पढ़ लिए थे, और जो RNA का टाइप्स होगा यहाँ पे बता दूंगा ताकि अगले लेक्चर में सीधा ट्रांसलेशन से स्टार्ट करें। ठीक है, इसको देख लो, लिख लो। ठीक, अब RNA के बारे में बताता हूँ। RNA के बारे में तो पहले लेक्चर्स में उसके केमिकल प्रॉपर्टीज और सारा कुछ के बारे में पढ़ लिया था। यहाँ पे अब जो हमारे आगे काम आने वाला ट्रांसलेशन में उसके बारे में बताता हूँ। देखो, RNA जो है वो दो तरह का होता है। RNA होता है एक, ठीक है, एक होता है जेनेटिक RNA और दूसरा जो कि होता है नॉन जेनेटिक RNA। जेनेटिक RNA का मतलब क्या हुआ? अगर बात किया जाए कि जेनेटिक DNA, इसका मतलब क्या है कि वो DNA जो कि जीन्स बनाता है, वो DNA जो कि सच में जेनेटिक कोड करवाता है। मतलब ये क्या, इसका मतलब क्या है कि ये जो है, ये RNA वो प्रेजेंट रहेगा एज अ जेनेटिक मटेरियल, प्रेजेंट एज अ जेनेटिक मटेरियल। और वहीं अगर DNA अगर रहे जेनेटिक DNA, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर में, उस बॉडी के अंदर में वो जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो DNA होगा। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल RNA है, तो इसका मतलब उसके बॉडी के अंदर में जेनेटिक मटेरियल RNA की तरह काम करेगा। ठीक है, नॉन जेनेटिक RNA का मतलब क्या होता है कि वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अब इसका कुछ टाइप्स होता है, इसमें देखो, इसमें होता है rRNA, tRNA, mRNA, snRNA और snORNA। तो ये कुछ इस तरह का होता है। अब देखो, इस सब के बारे में बात करते हैं। जैसे RNA के बारे में बात करते हैं, rRNA का कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि ये मोस्ट स्टेबल RNA होता है। ठीक, मोस्ट स्टेबल RNA होता है, सबसे बड़ा भी होता है, लार्जेस्ट, मोस्ट स्टेबल होता है, लार्जेस्ट होता है। ठीक है, और क्या होता है, ये इसका फंक्शन का अगर बात किया जाए तो ये क्या करता है, राइबोसोम्स को बनवाने में या बनाने में हेल्प करता है। मोस्ट स्टेबल, लार्जेस्ट और मोस्टली मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज़्यादा अमाउंट में ये प्रेजेंट भी होता है। और लास्ट का इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन हो जाएगा फॉर्मेशन इन राइबोसोम्स, फॉर्मेशन इन राइबोसोम्स, इसका ये फंक्शन हो गया। अब बात कर लेते हैं tRNA, mRNA के बारे में। ठीक है, mRNA क्या होता है? mRNA का फुल फॉर्म मैसेंजर RNA होता है। इसको राइबोसोमल RNA भी बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, पहला इसका हो जाएगा कि ये लिस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, छोटा भी होता है, लिस्ट इन साइज। उसके बाद सबसे कम भी होता है, लिस्ट इन अबंडेंट। और भले ये सबसे कम स्टेबल है, साइज छोटा है, कम होता है, लेकिन बॉडी का जो मेन इंपॉर्टेंट काम है वो mRNA नहीं करता है। क्या करता है? फंक्शन कोड्स फॉर अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये हो गया। अब बात आप बताता हूँ tRNA के बारे में। tRNA को हम लोग ट्रांसफर RNA भी बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम सॉल्यूबल RNA भी होता है। ठीक है, सॉल्यूबल RNA भी होता है,
ये स्मॉलेस्ट होता है, ठीक, स्मॉलेस्ट होता है, और स्मॉल इन नंबर होता है, स्मॉल इन अबंडेंट या फिर नंबर। कहने का मतलब क्या है, अगर इसका बात किया जाए अबंडेंट के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा आरएनए होगा, राइबोसोमल आरएनए, उसके बाद टीआरएनए होता है, उसके बाद जाकर के लास्ट में एमआरएनए होता है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, ट्रांसफर आरएनए का फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि ट्रांसलेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या हो जाएगा, इट बाइंड्स अमाइनो एसिड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब बात करते हैं एसएनआरएनए का। तो एसएनआरएनए क्या होता है, एसएनआरएनए ये स्प्लाइसिंग में हेल्प करवाने में मदद करता है। हम लोग स्प्लाइसिंग पर हुए थे, क्या करता है वहाँ पे इंट्रोन्स को लास्टली फाइनली आरएनए प्रोसेसिंग में इंट्रोन्स को हटा करके एक्सॉन्स लगा देता है। एसएनआरएनए स्प्लाइसिंग का काम करता है। इसका काम हम अगले लेक्चर में बताएंगे क्योंकि वो अगले लेक्चर में काम आता है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया, जेनेटिक कोड को पढ़ा, म्यूटेशन को पढ़ा, और क्या पढ़ा, फाइनली आरएनए के टाइप्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो अब देखो, अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस या फिर ट्रांसलेशन, ठीक है। तो चैनल पे बने रहो, वीडियो को अच्छे से देखो, पढ़ाई अच्छे से करो, और सीक्रेट साइंस को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगले लेक्चर में बढ़ जाओ। थैंक यू।